इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 के, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। जी हां, सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। यूपी के अमरोहा में लाइव मारपीट करने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। दो गुट आपस में सरेआम भिड़ गए और देखते ही देखते एक के बाद एक कई लोग आपस में हाथापाई करने शुरू कर दी। ये तस्वीर अमरोहा के हसनपुर कोतवाली में एक पेट्रोल पंप के पास की है। पेट्रोल कम देने को लेकर यह विवाद बढ़ा और देखते ही देखते बातचीत मारपीट में बदल गई। एक तरफ पेट्रोल पंप के कर्मचारी तो दूसरी तरफ पेट्रोल लेने वाले शख्स के साथ पहुंचे लोग, यहां तक कि लाठी डंडे भी चले। सरेआम ये मारपीट होती रही। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन मारपीट रुकने की बजाय बढ़ती चली गई। हाथापाई में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूपी के अमेठी में दो सुरक्षा गार्डों के बीच में हुई दनादन फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। एक मसाला फैक्ट्री में तैनात दो गार्डों के बीच करीब 10 मिनट तक चली फायरिंग से आसपास अफरा तफरी मच गई। बीच सड़क पर हुए इस गोलीकांड में गुलाम नाम के गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राकेश नाम का दूसरा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों के बीच हुई फायरिंग की वजह साफ नहीं हो पाई है। दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में 9 सितंबर को दो नाइजीरियन गुटों के बीच में चाकूबाजी और पथराव की घटना की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। झड़प की वजह अभी साफ नहीं हुई है। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि नाइजीरियन मूल के कुछ लोग हाथों में चाकू और दूसरे हथियार लहराते हुए भाग रहे हैं। वो बीच बीच में पत्थर भी फेंक रहे हैं। इस पूरे हंगामे के चलते घंटों खिड़की इलाके में अफरा तफरी मची रही। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार इलाके से एक महिला की खुदकुशी का संदिग्ध मामला सामने आया है। 28 साल की बबीता के मायके वालों के मुताबिक दहेज के लिए उनकी बेटी को मारा गया। आरोप है कि दहेज के लिए बबीता को उसका पति और ससुराल वाले मारते पीटते थे। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। सिरोही में माउंट आबू रोड पर छिपेबेरी के पास यात्रियों से भरी बस करीब 40 फीट गहरी खाई में गिर गई। बस माउंट आबू से अहमदाबाद जा रही थी। बस में 55 लोग सवार थे। सभी यात्री गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई और खाई में गिर गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर पर गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक सराय काले खां की तरफ से एम्स की ओर जा रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रक काफी तेज रफ्तार में था, जिसके बाद पूरे सड़क पर गैस से भरे सिलेंडर फैल गए। गनीमत है कि इस हादसे के बाद किसी भी सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली के नारायणा में सेक्स रैकेट के खिलाफ लोगों ने नारायणा थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इलाके में सेक्स रैकेट का गंदा धंधा चलता है। पुलिस से कई बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार स्थानीय लोगों ने 3 लड़कियों को खुद ही रंगे हाथों पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन पुलिस उल्टा स्थानीय लोगों पर भड़क गई। नागपुर के पौष इलाके धनतोली में क्राइम ब्रांच की टीम ने कोठी में लंबे समय से चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 65 साल के एक बुजुर्ग समेत 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। नवी मुंबई में एक बारटेंडर की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे उसकी एक गर्लफ्रेंड का हाथ हो सकता है। आरोपी के टेंडर एक लड़की से शादी का वादा कर दूसरी लड़की को घुमाता था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में हाई लेवल बैठक की। पीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों तक जल्द मदद पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित श्रीनगर पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया। मोदी ने दिल्ली और अन्य राज्यों से वरिष्ठ अधिकारियों को श्रीनगर भेजने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है। इन अधिकारियों से श्रीनगर प्रशासन से तालमेल बिठाने के लिए कहा गया है, ताकि जरूरतमंद लोगों तक मदद तुरंत पहुंचाई जा सके। बचाव और राहत अभियान में 30,000 से ज्यादा सैनिकों और दुनिया के सबसे बड़े दस्ते को लगाया गया है। राहत और बचाव काम में सेना जोर शोर से जुटी है। बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें आ रही हैं। हर तरफ तबाही का मंजर साफ साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ कई फीट पानी भरा है, जिसकी वजह से बिना नाव के सफर करना जान जोखिम में डालने के बराबर है।
यहाँ कई फीट पानी भरा है, जिसकी वजह से बिना नाव के सफर करना जान जोखिम में डालने के बराबर है। बारिश ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। उम्दा धान की फसल जहां चौपट हो गई है, वहीं सब्जी की खेती पर पूरी तरह से असर पड़ा है। यहां फंसे लोग बचे पर मदद नहीं पहुंचने की वजह से प्रशासन के रवैये से नाखुश हैं। बेमीना में खुमानी चौक के आसपास रहने वाले लोगों तक दर्द इंडिया न्यूज ने जाना। लोगों के पास ना तो खाने का सामान है और ना ही पीने का पानी। यहाँ कई परिवार ऐसे हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से मदद नहीं पहुंचने से ये लोग बेबस महसूस कर रहे हैं। बड़गाम में लाख चौक की ओर जाने वाली सड़क पर कई फीट पानी भर गया है। कभी यहाँ लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा है। यहाँ जो लोग बचे हैं वो इस आस में है कि आगे हालात बेहतर होंगे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों को सेना की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। इस त्रासदी से बचने वाले लोग सेना के जज्बे की खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं। बाढ़ में स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में सैलानी भी फंसे हैं, जिन्हें सेना की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बाढ़ में फंसे लोगों ने डेरा डाल रखा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर सीमित संख्या में है और लोगों की तादाद ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। परेशान लोग जल्द से जल्द इस त्रासदी से निकलना चाह रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए सेना जी जान से जुटी है। सेना के जज्बे का ही नतीजा है कि महज 16 घंटे के अंदर उसने तवी नदी पर पुल का निर्माण कर दिया। बारिश की वजह से यहाँ ब्रिज टूट गया था, जिसकी वजह से 40,000 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए थे। नया पुल बन जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। प्रशासन और सेना के अलावा लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ट्यूब से नाव बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इंडिया न्यूज के कैमरे में जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ की भयावह तस्वीरें कैद हुई हैं। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। इलाके के इलाके डूबे हुए हैं। हाईवे, मकान, पेड़ पानी में डूबे हैं। मदद की आस में जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। चारों तरफ पानी से घिरे लोग छत पर खड़े होकर मदद की आस में आसमान की तरफ देख रहे हैं। वायुसेना के जवान बड़ी बहादुरी से इन्हें एक एक कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से डल झील में लबालब पानी भरा है। झेलम नदी भी उफान पर है। रेलवे ट्रैक, सड़कें और रास्ते सब डूब चुके हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ में दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रहने वाले एक ही परिवार के 20 लोग फंसे हैं। ये लोग एक शादी में कश्मीर गए थे। संपर्क न हो पाने से परेशान परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। गाजियाबाद में भी कई लोग जम्मू कश्मीर से अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सतीश सिंघल का परिवार अपनी बेटी और दामाद का इंतजार कर रहा है, जो कि 4 सितंबर को कश्मीर घूमने गए थे। NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर वीरेंद्र सिंह भी अपने परिवार के साथ श्रीनगर में बाढ़ के बीच फंसे हैं। मध्य और उत्तरी गुजरात में भी बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। करीब 125 गांवों में बिजली ठप हो गई है। उधर वडोदरा में बारिश के बाद नदियों में आए उफान से शहर में कई फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही ठप हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से गुजरात के नाडियाड शहर में भी चारों तरफ पानी जमा हो गया है। राजस्थान के जोधपुर में बीएसएफ के डीआईजी की कार सड़क पर आए बाढ़ के सैलाब में बह गई। गनीमत रही कि बीएसएफ के जवानों ने वक्त रहते डीआईजी को कार से बाहर निकाल दिया। राजस्थान के उदयपुर में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मुंबई से सटे ठाणे के भिवंडी में एक पुल टूटने से 20 गांवों का संपर्क शहर से कट गया। आंध्र प्रदेश भी आफत की बारिश से लोग परेशान हैं। गोदावरी, वसुंधरा और बाणसागरा जैसी नदियां उफान पर है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिहार के मधुबनी में नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। सभी जीवछ नदी में नहाने गए थे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल पर प्रहार करते हुए कहा कि उनकी सत्ता लोलुपता की सजा राजधानी भुगत रही है। सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो लोगों को गुमराह करने में जुटी है। उपाध्याय ने फिर दोहराया कि अगर उपराज्यपाल दिल्ली में फिर चुनाव कराना चाहते हैं तो बीजेपी इसके लिए तैयार है। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अगर उपराज्यपाल बीजेपी को न्योता देते हैं तो गंभीरता से विचार किया जाएगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी की सहमति न होने की वजह से पार्टी न्योते को ठुकरा सकती है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल स्टिंग की सीडी लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले।
केजरीवाल ने उपराज्यपाल को बीजेपी नेता शेर सिंह डागर के स्टिंग की सीडी भी सौंपी। दावा है कि स्टिंग में आम आदमी पार्टी के विधायक को 4 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। केजरीवाल ने एलजी से बीजेपी को सरकार के लिए न्योता नहीं देने की अपील की। केजरीवाल ने एलजी से विधानसभा भंग करने और चुनाव कराए जाने की मांग की। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अगर बहुमत के बगैर बीजेपी को न्योता मिला है तो उपराज्यपाल पर दबाव की बात साफ हो जाएगी। पीएम मोदी के जन्मदिन की पार्टी में जाने पर आम आदमी पार्टी से बगावत करने की खबर पर कुमार विश्वास ने सफाई दी। विश्वास ने कहा कि जब आयोजकों ने उन्हें न्योता ही नहीं दिया तो समारोह में जाने का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि विश्वास प्रधानमंत्री के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए अपनी पार्टी से बगावती सुर अपना चुके हैं। केंद्र सरकार ने एनडीएमसी यानी कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को भंग कर दिया है। लगातार खराब प्रदर्शन का हवाला देते हुए सरकार ने एनडीएमसी को भंग करने का फैसला किया। खासतौर पर बिजली का राजस्व घाटा और काउंसिल के तहत आने वाले इलाकों में अवैध अतिक्रमण की समस्याओं को भंग करने की वजह बताया जा रहा है। एनडीएमसी को भंग करने के बाद इसकी सारी जिम्मेदारियां आईएएस अधिकारी जलज श्रीवास्तव निभाएंगे, जो एनडीएमसी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। कैबिनेट ने कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी में विनिवेश को भी मंजूरी दे दी है। कोल इंडिया में 10%, ओएनजीसी में 5% और एनएचपीसी में 11.36% विनिवेश को मंजूरी दी गई है। इस विनिवेश से सरकार कुल 45,796 करोड़ रुपए जुटाएगी, जो कि बजट में तय अनुमान से ज्यादा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई कैबिनेट की बैठक में जनधन योजना की भी समीक्षा की गई। वित्त मंत्री जेटली ने बताया कि अब तक योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 2 लाख लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने आधार के 5वें चरण को भी मंजूरी दी। 2015 तक 1 अरब आबादी को आधार के तहत लाने का लक्ष्य है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ पर लखनऊ के गाजीपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। योगी पर आदर्श आचार संहिता और धारा 144 के उल्लंघन का भी आरोप है। इसके अलावा जबरन सड़क जाम करना, सरकारी संपत्ति पर पार्टी के झंडे लगाने का मामला भी दर्ज किया गया है। मामला दरअसल बुधवार का है, जब योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इजाजत नहीं होने के बावजूद रैली की। योगी ने प्रशासन पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। योगी के मुताबिक सरकार जबरन विवाद पैदा कर रही है। रैली की इजाजत नहीं मिलने से योगी और दूसरे बीजेपी नेताओं ने ट्रक पर सवार होकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि यूपी में लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि उन्हें मुरादाबाद, निघासन, मैनपुरी, ठाकुरद्वारा में सभा नहीं करने दी गई। इस रैली में योगी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद थे। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी है। आयोग को रैली की सीडी आज भेजी जाएगी। मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अमित शाह के खिलाफ मुजफ्फरनगर कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी गई है। अमित शाह पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा भाषण दिया जिसके चलते धार्मिक भावनाएं भड़क सकती थी। चेन्नई की जिला सत्र अदालत ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ समन जारी कर 10 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये नोटिस तमिलनाडु सरकार की ओर से स्वामी के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे पर सुनवाई के दौरान दिया। 2G घोटाले के आरोपियों से मुलाकात सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के गले की फांस बन सकती है। सूत्रों से खबर है कि सरकार रंजीत सिन्हा को छुट्टी पर भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रंजीत सिन्हा को नोटिस भेजा था, जिसमें उन्हें पद से हटाने की मांग की गई थी। रंजीत सिन्हा को 19 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट में नोटिस का जवाब देना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में श्रीलंका को एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। अरुण सेल्वाराजन नाम के संदिग्ध जासूस के पास भारत और श्रीलंका के 2 पासपोर्ट मिले। गुजरात दौरे पर गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज कच्छ में बीएसएफ की चौकी में जाएंगे और सुरक्षा के हालात का जायजा लेंगे। इससे पहले राजनाथ कल पोरबंदर पहुंचे। वहां उन्होंने कोस्ट गार्ड्स और बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को अब एयरपोर्ट पर अपनी तलाशी देनी पड़ेगी। उन्हें मिला विशेषाधिकार अब छीना जा रहा है। एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू ने कहा कि ऐसा अधिकार जरूरत के आधार पर दिया जाना चाहिए। केरल में बार के लाइसेंस रद्द करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाई थी। केरल सरकार ने हाल ही में 5 सितारा होटलों से नीचे की श्रेणी वाले होटलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में सीबीआई ने टीएमसी के राज्यसभा सांसद श्रीजॉय बोस से पूछताछ की। टीएमसी नेता आसिफ खान ने पार्टी छोड़ दी है। शारदा घोटाले में सीबीआई पूछताछ के बाद उन्होंने टीएमसी छोड़ने का फैसला किया। यूपी और गुजरात में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। चुनाव 13 सितंबर को होना है।
विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सांसद मनोज तिवारी ने नोएडा की बीजेपी उम्मीदवार विमला बाथम के लिए रोड शो किया। 13 सितंबर को नोएडा में विधानसभा उपचुनाव है, इसीलिए बीजेपी नेताओं ने प्रचार में दमखम झोंक दिया है। महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ने बीजेपी और शिवसेना को गठबंधन से अलग होने की धमकी दे दी है। सीट बंटवारे पर फैसला न होने से नाराज रामदास अठावले ने कहा कि शिवसेना और बीजेपी को फौरन मतभेद खत्म करने चाहिए। अठावले ने धमकी दी कि अगर आरपीआई को 10 से कम सीट दी जाती है तो वो गठबंधन से अलग हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में 4 निर्दलीय विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन में एक लावारिस सूटकेस मिलने से हड़कंप मच गया। सूटकेस में बम होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। करीब 45 मिनट तक किसी मेट्रो को नहीं रोका गया। सूटकेस में बम की अफवाह से लोग स्टेशन से बाहर भागने लगे। स्टेशन के गेट पर ताला लगा दिया गया था। 40 मिनट की तहकीकात के बाद लावारिस बैग को खोला गया तो उसमें कपड़े और जूते निकले। दिल्ली मेट्रो में एक बड़ी घूसखोरी का खुलासा हुआ है। ब्रिटेन की एजेंसी ने यह दावा किया। ब्रिटेन के सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने एल्स्ट्रॉम नाम की कंपनी पर भ्रष्टाचार और साजिश का मामला दायर किया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने मेट्रो प्रोजेक्ट का ठेका हासिल करने के लिए अधिकारियों को करीब 23 करोड़ की घूस दी। ब्रिटेन में दर्ज हुए केस के मुताबिक कंपनी ने साल 2000 से लेकर 2006 के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ये घूस दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर मुंबई से। मुंबई के नाला सुपारा में शिवसेना के 2 नेताओं और बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। थाने की एंटी करप्शन यूनिट ने तीनों को बिल्डर से 3.5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा है एक छतरी वाला गिरोह। ये छतरी गिरोह अब तक कई बैंकों में करोड़ों की लूट को अंजाम दे चुके हैं। इस गिरोह के 4 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इस गिरोह के सदस्य रात के अंधेरे में जैकेट, हेलमेट और सूट बूट पहनकर बैंक आते थे। इनके पास एक छतरी भी होती थी जिसे सीसीटीवी की निगरानी में न आए। गिरोह के 2 सदस्य बैंकों में चाय पहुंचाने का काम करते थे। इसी बहाने वो बैंक की रेकी भी करते थे। नवी मुंबई पुलिस ने एक बड़े कार चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गिरोह के पास से चोरी की कई दर्जन लग्जरी कारें भी बरामद की। फैजाबाद के कैंट थाना क्षेत्र के शादतगंज में यूपी सरकार के मंत्री अवधेश कुमार की लाल बत्ती गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हैरानी की बात यह रही कि बाइक सवार युवक को टक्कर मारकर लाल बत्ती गाड़ी में सवार लोग युवक को सड़क पर रास्ता छोड़कर फरार हो गए। सूत्रों से खबर है कि गाड़ी में मंत्री जी का बेटा सवार था। बाइक सवार युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने वाली महिलाओं के पहले ही दिन 5200 महिलाओं के चालान काटे। दिल्ली में आज से दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए कल से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है। नए नियम के आते ही कई महिलाएं हेलमेट खरीदते हुए भी दिखाई दी। दोपहिया वाहनों से चलने वाली जो महिलाएं हेलमेट नहीं पहनेंगी उनका 100 रुपये चालान काटा जाएगा। पीले रंग का और हाफ हेलमेट पहनना मान्य नहीं होगा। हालांकि सिख महिलाओं को इससे छूट दी गई है। कानपुर में सड़कों पर लगातार हो रहे अपराध और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एसएसपी ने एक समाज सेवी संस्था के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने देर रात शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की ब्रीथ एनालाइजर से जांच की और दोषियों का चालान काटा। राजस्थान के सीकर जिले में हनुमान जी का आधार कार्ड बनाने का मामला सामने आया है। हनुमान जी के नाम से बनाए गए इस आधार कार्ड में भगवान हनुमान की तस्वीर लगी है। पिता का नाम पवन जी लिखा है। आधार कार्ड पर जिसका फोन नंबर लिखा है उसका कहना है कि उसने कभी इसके लिए अप्लाई किया था लेकिन उसका आधार कार्ड नहीं बना। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड ने आतंकियों का सिर कलम करने वाले को 5 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। इन आतंकियों में हाफिज सईद, मुल्ला उमर बगदादी और सैयद सलाउद्दीन शामिल हैं। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की लापरवाही से एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई। 14 साल की सुमित को लेकर उसके पिता अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पहुंचे लेकिन अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे अस्पताल के चक्कर लगवाते रहे जिससे उसकी मौत हो गई। यूपी के फैजाबाद जिले में बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के दम पर एक बैंक की एटीएम वैन लूटने की कोशिश की। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड को गोली मार दी जिससे वो गंभीर स्थिति में जख्मी हो गया। देहरादून में हथियार बंद बदमाशों ने कृषि विभाग के एक इंजीनियर के घर में घुसकर जमकर लूटपाट की। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने इंजीनियर और उनके परिवार वालों को मारपीट कर जख्मी कर दिया। लव जिहाद का मुद्दा पश्चिमी यूपी की सरहद पार कर अब मध्य प्रदेश में दाखिल हो गया है। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि इस बार के गरबा में मुस्लिम लड़कों को घुसने न दिया जाए। विधायक उषा ठाकुर का आरोप है कि लव जिहाद के तहत हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की चांदी की शहनाई गायब हो गई है।
उनके सबसे छोटे बेटे नाजिर हुसैन ने शहनाई के गायब होने की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। हरिद्वार में 2016 में होने वाले अर्ध कुंभ मेले की तैयारी शुरू हो गई है। अर्ध कुंभ को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक की और काम आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। ब्रिटेन की संसद आज कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन पर एक खास बहस करेगी। हालांकि ये बहस मुख्य सदन में न होकर कमेटी के कमरे में होगी, मगर भारतीयों में इसके खिलाफ नाराजगी है। दरअसल ये बहस ब्रेडफोर्ड के सांसद की पहल पर हो रही है, जहां पाकिस्तानियों की संख्या ज्यादा है। आज 9/11 हमले की 13वीं बरसी है। आज से 13 साल पहले अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। 13वीं बरसी के मौके पर अमेरिका में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि कहीं इराक का ये आतंकी संगठन अमेरिका और यूरोप में हमलों को अंजाम न दे दे। ब्रिटेन से अलग हो सकता है स्कॉटलैंड। 18 सितंबर को स्कॉटलैंड की जनता जनमत संग्रह में हिस्सा लेगी, जिसमें फैसला होगा कि स्कॉटलैंड ब्रिटेन का हिस्सा रहेगा या नहीं। हालांकि 307 साल पुराने रिश्ते को बनाए रखने के लिए ब्रिटेन के पीएम कैमरन ने स्कॉटलैंड के लोगों से जनमत संग्रह के खिलाफ वोट देने की अपील की है। जर्मनी के रिटरहुड शहर में एक रासायनिक कारखाने में जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाके में कई लोग जख्मी हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। सीरिया के इदलिब प्रांत में एक बड़े हमले की योजना बना रहे बागी नेताओं पर हमला हुआ है। 28 बागी नेताओं की मौत हो गई है।